Assalamu alaikum, I'm Gibran Sheikh, and we are going to continue with our topic which we discussed last time, that is capital budgeting for social sector or public sector enterprises. I'll give you a brief overview regarding the risk. That was the last topic we discussed, so we're going to continue with it. As you can see, this figure indicates the risk related to the different sort of or different options which you avail. For example, अगर आप बात करते हैं तो ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट करते हैं तो रिस्क आपने रिटेन करना है. रिस्क क्या है हमने डिस्कस किया था. आउटसोर्स करते हैं उसके क्या रिस्क होगा कि जो आप इसमें देखें इस एरो के इस साइड पे जाते जाएंगे, लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे तो क्या होगा कि आप रिस्क को क्या करेंगे, जो रिस्क होगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, वो सारा रिस्क किधर हो रहा है, वो ट्रांसफर करिए दूसरी पार्टी को. और इसमें देखें सबसे अल्टीमेट क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन अगर आप कर देते हैं तो उससे क्या होगा, यू वुड नॉट हैव एनी रिस्क. आप क्या करेंगे, वन ऑफ पेमेंट लेके सारा का सारा रिस्क दूसरी इंटरप्राइज इस पे ट्रांसफर कर देंगे. और ये थे इश्यूज हमने डिस्कस किए थे, ब्रीफ डिस्कशन की थी जो हम डिटेल में अब आके डिस्कस करेंगे. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हमारा मेन फोकस होगा. बिफोर वी गो ऑन टू दैट, फॉर पर्पज इलस्ट्रेशन के लिए कि किस तरह होता है, ये आपको एक प्रिलिमिनरी बजट 2007 का कैपिटल बजट है और अप टिल 2012 तक ये चलना था. कैपिटल फोरकास्ट है विनिपेग की. नाउ इसमें देखें बेसिक मकसद ये था ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लगे इन दोनों के बजट्स के अंदर. इसमें देखें हाइलाइट्स का अगर आप देखें तो इसमें क्या है, 2 बिलियन ओवर नेक्स्ट 6 ईयर, यानी 6 सालों में 2 बिलियन का है. 42 एक्चुअली दैट इज 424.3 मिलियन 2007. इसमें देखें फोकस किधर है आपका, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज है. ये देखिए डिफरेंट उसकी वो है, ये वही चीजें जो हमने प्रीवियस उसमें भी डिस्कस की थी, लेकिन रियल अगर आप इलस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ इलस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए आपको दिखाया जा रहा है कि क्या किस तरह का होता है, या इसकी यह दैट वाज ब्रीफ आउटलुक, यानी ये किस्म का प्लान था विनिपेग का. इसमें देखें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यू कैन सी ये सारे प्रोजेक्ट दे आर रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर. इसमें सोशल सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के ये प्रोजेक्ट हैं एंड दे गॉट हैवी इन्वेस्टमेंट. एक तो इसमें ये कि इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगी. देखें इसमें क्या ऑथराइजेशंस की अगर आप बात करें तो दैट इज हाउ इसका ब्रेकअप है. ऑथराइजेशन है अभी, इट्स नॉट कि ये दैट वाज फाइनल, लेकिन ऑथराइज जो किया गया. पब्लिक वर्क्स है, इसमें कितना 179.5, दैट इज योर $1 million इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स है. इसमें देखें 179 के पब्लिक वर्क्स है और लोकल इंप्रूवमेंट्स है. ये देखें लास्ट टाइम कितने थे, ब्लू में आपको दिया गया ओवर हेयर इंडिकेटर है, एंड दैट इज जो प्रीवियस उसका था यार लेटेस्ट जो था. इसमें देखें सारे के सारे आपको मिलता है. इसमें एक दो चीजें आपने देखनी कि बेसिकली फोकस इनकी इन्वेस्टमेंट के अलावा फोकस क्या प्रीवियस उससे के साथ साथ आपको कंपैरेटिव सा दिया गया है, लेकिन दे आर ऑल लॉन्ग टर्म आपकी वो है और हर उसमें एरिया में इम्प्रूवमेंट वगैरह नहीं की जा रही. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट सीवरेज एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो करंट उसमें देखें कि क्या किया उन्होंने 151 से कट डाउन करके उसे 136 पे ले गए. पुलिस की इम्प्रूवमेंट पे, पुलिसिंग की इम्प्रूवमेंट पे देर एक्स्ट्रा आप लगा रहे एंड थिंग लाइक दी. ये के इलस्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया गया है. फाइनेंसिंग की अब बात आती है कि हाउ इट इज गोइंग टू बी फाइनेंस, या फाइनेंस किस तरह किया जाएगा. इसमें देखिए
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है, ऑलमोस्ट 107 मिलियन का। देन यू गेट अदर्स, डेट से कितना फाइनेंस किया गया है, कैश टू कैपिटल, प्रोविंशियल फंडिंग आपके पास क्या है, फेडरल फंडिंग कितनी है। ये देखें, एक है जो हमने वो फंडिंग की बात की थी, उसमें कितना वो है आपको, एंड अदर्स, और दूसरे सोर्सेज से कितना फाइनेंस किया गया जा रहा है। इसमें देखें, एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जैसा मैंने जिक्र किया, दैट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट है, और वो कवर कर रही है आपका मेजर पोर्शन जो है आपका। अदर ये देखें, और यहाँ से क्या है, द सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज योर एक्चुअली लेवीज, या यू कैन से सिंपल टर्म में फीस वगैरह जो आपकी है, यानी कि वाटर सीवरेज वगैरह के चार्जेस, जैसे आपके म्यूनसिपल उसके भी अक्सर आते हैं कि वाटर के या उसके वो पानी का बिल थोड़ा सा आ जाता है, तो उससे आप कितना ज़्यादा ये गवर्नमेंट आपकी ले रही है। इन दिस केस विनिपेग की गवर्नमेंट का या लोकल गवर्नमेंट की अगर आप बात कर लें तो ये भी सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इसका। डेट की अगर आप देखें, थर्ड लार्जेस्ट उसमें कि ये कौन से, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो मेजर सोर्सेज होंगे दे वुड बी सॉर्ट ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं पॉसिबल, या फिर आपके वही बात है या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह जो भी हैं आपके होंगे। और ये वो है रिजर्व्स हैं, स्पेशल रिजर्व्स। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इट माइट बी के आपके सिंध वगैरह के लिए कि क्या बलूचिस्तान का है, तो गवर्नमेंट ये कर मोस्ट ऑफ टाइम जो कर सकती है, या पॉसिबिलिटी ये है कि उसके लिए बेशक उसकी इनकम से बढ़ के उसके लिए एक सपोर्ट फंड निकाल दे, या ताकि उसमें डेवलपमेंट वगैरह में उसे एड किया जा सके कि उसकी रैपिड डेवलपमेंट हो सके। नाउ वी कम डाउन टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है, जैसा कि आपको नाम से भी यू कैन से सी और थोड़ा सा डिड्यूस अगर करें, कॉस्ट आपकी कितनी है, यानी कि आपने इनपुट या कितना पे किया, एंड सिंपल टर्म में व्हाट आर बेनिफिट। इसकी अगर एग्जांपल लेनी है, सपोज कर ले कि आप हम सपोज करते हैं कि हम विंटर, इट्स मिडल ऑफ विंटर, सर्दी के मिडल में है, मैं कहता हूँ नवंबर का महीना है, पीक पे सर्दी है, और आप क्या करते हैं कि वाटर हीटर ले लेते हैं। वाटर हीटर या कॉमनली जिसे हम गीजर कहते हैं, गीजर आप लेते हैं, आप इस पे 10,000 स्पेंड कर रहे हैं, प्लस 2,000 इसकी मैं कह देता हूँ कि ये अदर कॉस्ट है, एंड टोटल स्पेंडिंग आपने 12,000 की, 10,000 का गीजर लिया, 2,000 मैं कह देता हूँ फिटिंग है। इससे आपको क्या होता है, दैट इज योर स्पेंडिंग। नाउ इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, दैट इज मेजर क्वेश्चन। देखें बेनिफिट क्या होगा, मेन बेनिफिट क्या है, हॉट वाटर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो इसे एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर ये लगे तो मैं कहता हूँ बिल जो है आपका हर महीने 100 रुपये एक्स्ट्रा हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि अगर आप गीजर लगाते तो इसमें क्या होगा, आपको एक भी मेजर सहूलियत चाहिए, हॉट वाटर दैट वुड बी रेडिली अवेलेबल, गर्म पानी आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि आप नहाने वगैरह का, वॉशिंग और दूसरी चीज़ें बड़ी ईजी हो। इसमें देखिए लाजमी नहीं है कि आपकी इस कॉस्ट का आपको फिजिकल बेनिफिट, क्या आपको बेशक दूसरा अल्फाज में बेनिफिट या फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन आपको मॉनेटरी बेनिफिट है इसमें कोई,
दैट इज अ मेजर क्वेश्चन, दैट्स व्हाट आई पोज टू। ये आपसे मैं पूछता हूँ, क्या लेट्स सपोज कि अगर गर्म पानी, मेरे पास गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, मैं चला जाता हूँ बाहर हमाम पे, वहाँ पे नहाता हूँ और हर बार नहाने के 10 रुपए देता हूँ, तो क्या होगा? ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि जी मेरी वो जो हर दूसरे दिन या डेली 10 रुपए था वो मेरी सेविंग हो रही। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं करता, कि मैं घर पे ही पानी गर्म करता हूँ, डेच के मैं किसी में नहा लेता हूँ, तो इन दैट केस क्या होगा? दैट इज अ मेजर इशू। ये काफी वो होता है कि इसमें कई चीजें होगी जो आप क्वांटिफाई नहीं करे। कहने का मकसद ये है कि ये क्वांटिफाई नहीं होगी या मॉनिटरी उसमें आप नहीं वो करते। देखिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हेन यू टॉक अबाउट इट, हमने प्रीवियस उसमें जो टॉपिक्स पढ़े थे कॉर्पोरेट सेक्टर की जब बजटिंग वगैरह की हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, स्टैंड अलोन एनालिसिस, हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कोई खास जिक्र ही नहीं किया था, सिंपली बिकॉज वहाँ पे आपकी क्या था, मेजर या स्केल क्या था, दैट वाज टोटली डिफरेंट। और आपका मेजर स्केल या आपका मेजर मेजरमेंट का वो क्या था, दैट वाज कि आपने इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी उसमें आपने उसे हर चीज़ को जज करना था। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट पब्लिक सेक्टर, सोशल सेक्टर, तो उसमें क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है और हमें फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा। और जो कि लाजमी तौर पे मॉनिटरी उसमें लाजिम नहीं है, मॉनिटरी भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था कि अगर मैं हमाम में जाके नहाता हूँ तो मॉनिटरी होंगे कि मुझे बचत होगी, लेकिन अगर मैं घर पे ही डेटियों में पानी गर्म करके नहाता हूँ तो लाजमी नहीं है कि कोई ख़ास उस पर मॉनिटरी बेनिफिट वगैरह, लेकिन सहूलत होगी और सुकून होगा। दैट इज़ वन थिंग जो कि आप मॉनिटरी टर्म में वो क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। इसमें देखें दैट इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि आप करते हैं कॉस्ट को कंपेयर करते हैं बेनिफिट से। लेटर हम डिस्कशन के दौरान आपको डिटेल इसमें वो हो जाएगा। एक्सीड द कॉस्ट, क्या बेनिफिट आपकी कॉस्ट को एक्सीड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, यू वुड नॉट, आप उसे वो नहीं करेंगे, परसू नहीं करेंगे। इसी एग्जाम्पल को लें, ये जो गीजर वाली एग्जाम्पल थी, लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि बिल जो है दैट इज गोइंग टू बी, एक्स्ट्रा बिल जो होगा ये कितना होगा, 1000। गैस का एक्स्ट्रा बिल 1000 होगा, और क्योंकि मैं पानी भी ज्यादा यूज करने लगूंगा, और वाटर का जो होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक, मैं कह देता हूँ 500 कर लेते हैं ना। वट अब क्या होगा, हो सकता है कि ये आपकी कॉस्ट जो है दैट वो बढ़ जाए आपके बेनिफिट से, या बेनिफिट आपके क्या हो ऑलमोस्ट जीरो एज कम्पेयर टू कॉस्ट। बेनिफिट आपको क्या सहूलत, और एक आपके पास ऑप्शन क्या है, इसे मैं क्या कहता हूँ कैंसिल करता हूँ, गिवन दैट के मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास जो ऑप्शन है वो क्या है कि मैं आउटसोर्स कर लेता हूँ, यानी कि मैं हमाम पे जाके नहा लेता हूँ कि आई कैन गो आउटसाइड टू टेक ए शावर या नहाने के लिए। तो उसमें क्या है कि मेरी कॉस्ट अगर 300 है और यहाँ पे कितनी है, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑल्दो मुझे सहूलत है, मेरी जो एक तो टोटल फिक्स कॉस्ट है जो मैंने स्पेंड की शुरू में वो बढ़ गई, दूसरा क्योंकि ये मेरे दीज टू कॉस्ट आर इनके बहुत ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से आई वुड से कि रादर देन सोइंग दिस ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन की तरफ चला जाता हूँ। और आउटसाइड में इसमें क्या होता है कि बेनिफिट, हम अगर मेरे बेनिफिट कॉस्ट को एक्सीड कर रहे होंगे तब मैं इस पे चलूंगा। लेट्स से कि अगर मेरे बिल में 100 रुपए की सिर्फ इजाफा होता है और बेनिफिट अगर इधर मैं जाता हूँ, इधर मुझे 300 की कॉस्ट आ रही है, प्लस मुझे हासिल ये है कि लेट्स से कि मुझे जाके वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके काफ़ी देर वेट करना है, मुझे प्रॉब्लम होगी, मौसम ख़राब है, कपड़े गंदे हो सकते हैं, थिंग लाइक दीज, तो उसमें मैं कॉस्ट और बेनिफिट को वेट करूँगा। अगर मेरे क्या होगा बेनिफिट आउट वे द कॉस्ट तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज आई वुड सिंपली स्क्रैप इट और कोई और ऑप्शन तलाश करूँगा। देखें कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट, इसमें आप करते क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट की आपने कॉस्ट वो देखते हैं और उसमें क्या करते हैं, लोएस्ट कॉस्ट किसकी है, मैक्सिमम बेनिफिट क्या है। इसमें देखें मैक्सिमम बेनिफिट किधर, वही है, गो बैक टू रेफर बैक टू प्रीवियस सिनेरियो दैट योर
प्रीवियस स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि मैं ये देखूंगा कि एक ऑप्शन की जो कॉस्ट थी मैं बाहर जाके अगर नहाता हूँ तो उसकी 300 कॉस्ट थी, और अगर इंटरनली वो करता हूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट आ रही है, 100 रुपये आ रही थी एक्स्ट्रा। गिवन दैट कि अगर 100 रुपये का बिल है तो उसमें क्या करूंगा कि मैं दोनों की ऑप्शन देखूंगा कौन सी है। तो आई वुड रादर से कि हर महीने मैं 200 की अगर बचत करूं तो मैं कहता हूं कि गिवन दैट की सहूलत है। और दूसरी चीज़ ये है कि लेट्स से कि अगर प्रॉपर्टी पे मैंने ये गीजर लगाए तो इससे मेरी प्रॉपर्टी की भी कुछ नेटवर्थ बढ़ जाएगी। तो इस वजह से आई वुड से दैट इज कि मैं ऑप्शन इसे मैं ए कह देता हूँ, इसे मैं बी कहता हूँ गीजर वाली को या वाटर हीटर की, तो आई वुड गो विथ ऑप्शन बी। इसमें देखें सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, लेकिन इसका मेजर वो क्या है, यू हैव टू मेजर इसका लबाब या सेंट्रल पॉइंट क्या होगा, दैट इज क्वांटिफाइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट। क्वांटिफाइंग करने की कॉस्ट को और बेनिफिट को आपने क्वांटिफाई करके ये जज करना है। प्रोसेस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के इसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले हमने करना क्या, कैलकुलेट द कॉस्ट। कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। वन टाइम कॉस्ट कितनी है, अगर है वन टाइम है, ऑन गोइंग या रिपीटेटिव कॉस्ट कितनी है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। सॉरी दिस वाई ये थोड़ा सा हो गया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेट मी स्क्रैप इट, मैं स्क्रैप कर देता हूँ। देखें इसमें वन टाइम कॉस्ट क्या है कि वो गीजर वाली लें तो दैट वाज 12,000। ऑन गोइंग रिपीटेटिव कॉस्ट कितनी थी, 100 थी। और इन दिस केस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी थी, एक्चुअली दैट वाज नॉट एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बल्कि ये क्या थी, अपॉर्चुनिटी सेविंग थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास कोई भी नहीं थी खास, मैं कह देता हूँ अपॉर्चुनिटी सेविंग, या लेट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अभी हम 0 ही ले लेते हैं। बेनिफिट्स में आप देखें वन टाइम बेनिफिट है। वन टाइम बेनिफिट क्या होगा कि मैं कह देता हूँ कि प्रॉपर्टी अगर मैं बेचता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी में 5,000 की वैल्यू ऐड हो जाएगी, सिंपली बिकॉज वहाँ पे वाटर हीटर लगा हुआ है। ऑन गोइंग बेनिफिट्स क्या है, मैं कहता हूँ हर महीने मेरी 200 सेविंग होगी, सिंपली बिकॉज मुझे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा नहाने के लिए। गिवन दैट एक्चुअली दैट वुड नॉट बी 200 बल्कि 300 की सेविंग होगी मंथली। और बेनिफिट दूसरे ये सेविंग भी होगी। और अदर बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि हैसल नहीं है, मेरी लाइफ में सुकून हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि टाइम को मैं घर पे ज़्यादा स्पेंड करूँगा, टाइम पे पहुँचूँगा, थिंग लाइक दिस, दफ्तर आराम से पहुँचूँगा, जब ज़रूरत होगी नहा लूँगा, कपड़े धोने या उसमें सहूलत होगी, थिंग लाइक दिस। इम्प्रूव्ड सर्विसेज क्या इम्प्रूव हुई है, यानी कि पानी का मुझे गर्म मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, थिंग लाइक दिस। और इसे कैलकुलेट कैसे मैं करूँगा, बेनिफिट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय कॉस्ट, इन्हें मैं क्या करूँगा, इन्हें मैं क्वांटिफाई करूँगा। लेट्स से कि मैं इनका स्केल रख देता हूँ कि इम्प्रूव्ड सर्विसेज, इससे मैं कहता हूँ 100 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है। सेविंग्स मैंने पहले का 300 की है, ऑन गोइंग बेनिफिट्स भी हैं, और ये कॉस्ट है। तो नाउ आई एम गोना डिवाइड और परसेंटेज मैं निकालूंगा कि क्या होगी। इसकी एक एग्जांपल हम आगे देखते हैं जस्ट टू मेक इट क्लियरिफाई करने के लिए। इसमें देखें सिंपल सा है कि पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, सोशल सेक्टर की, तो इसमें सिंपल एग्जांपल सिटी कैंप पे है कि ऑपरेट किया जाए या रेंट किया जाए। इसमें क्या है कि सिनेरियो क्या है कि बेनिफिट्स और फी, रेंटल फी कितनी, अगर आप आउटसाइड ग्रुप को रेंट कर देते हैं तो कितना है, दैट इज गोइंग टू बी $100,000, $1,00,000 आपका रेवेन्यू आएगा। और फिक्स अगर आप फिक्स करते हैं और उसे खुद ऑपरेट करते हैं तो ये कितने, $2,00,000 आपका होगा। अच्छा जी, कॉस्ट इसकी कितनी होगी, रिपेयर्स की, यहाँ पे क्योंकि आपने रेंट पे दिया है आपकी कोई इशू नहीं होगा, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, 0 है।
यहाँ पे दूसरे सिनेरियो में कितना है, यू हैव टू पे 75,000 का आपका क्या हो जाएगा, रिपेयर की कॉस्ट होगी। सुपरविजन मेंटेनेंस 50,000 आपकी कॉस्ट होगी, सुपरवाइज करना, मेंटेन करना उसे, जो रूटीन क्योंकि ये रेंटल है नॉट लीज वगैरह नहीं है इसकी। और इसमें कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 100,000। आपको 1 लाख लगेगा मेंटेन करने में, सुपरवाइज करने में, क्योंकि यू विल बी ओनिंग इट, क्या आप खुद ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ मेंटेनेंस वगैरह की, लेकिन इसमें मेंटेनेंस के साथ साथ दूसरे स्टाफ की सैलरी वगैरह भी आपको होगी। इसमें नेट बेनिफिट देखें, इसमें आपको नेट बेनिफिट कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 50,000 और इसका नेट बेनिफिट कितना है 25,000 है। कैसे हमने निकाला, 100,000 में से हमने लेस कर दिए, ये जो है लेस कर दिए, सिंपल सी बात है। दीज आर योर रेवेन्यूज, ये दोनों आपके रेवेन्यू है। रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए, फिक्स आप करते हैं और ऑपरेट खुद करते हैं तो आपके रेवेन्यू डबल है, लेकिन कॉस्ट का जब हम देखते हैं तो इसमें कॉस्ट कितनी है, दैट इज ओनली 50,000 और इसमें कितनी है आपकी 1,75,000 और 175,000 है। तो टोटल नेट बेनिफिट आपको कितना मिल रहा है 50,000 और दूसरे सिनेरियो में आपके पास 25,000 है। इसमें देखें एक जो है कि अब आपने क्या करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करेंगे तो यू कैन इजीली सी कॉस्ट कितनी है और आपको बेनिफिट कितना मिलेगा। नाउ वी विल जंप ऑन टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हम थोड़ा सा वो करेंगे, ऑल्दो कि आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन थोड़ा सा वो हो जाएगा और थोड़ा सा हम देखेंगे दैट वुड बी सिंप्लीफाइड, क्वाइट सिंप्लीफाइड होगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस जो कॉर्पोरेट में हम वो देखते थे उससे काफी सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें देखें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं वो कर रहे, इसमें हमने जो प्रीवियस एग्जांपल ये वाली ली है कंटिन्यू करें अगर इसी से, तो हम क्या ले नेट बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है। अब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं इंक्लूड कर रहे। इसमें दूसरी चीजें क्या है, कॉस्ट एंड बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट किस तरह होते हैं, देमसेल्फ अनइवनली, यानी कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गेन। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करें तो फिक्स आप ऑपरेट करते हैं, लेट्स से कि दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर, मैं कहता हूँ ये 3 इयर्स का है, तो इसमें आपकी जो टोटल वो होनी है रेवेन्यूज होने हैं दैट इज, या बेनिफिट होना है दैट इज गोइंग टू बी 150,000। और अगर आप फिक्स अप करके ऑपरेट करते हैं तो ये कितना होगा, लेट्स से मैं कह देता हूँ ये 10 इयर्स चलेगा, तो ये कितना होगा 250,000। इसके साथ ये एक एडिशनल थ्रेट ये कि 3 साल बाद पता नहीं आपको क्या एडिशनल कॉस्ट आपको लगानी पड़े या एडिशनल आपको वो होगा रेवेन्यूज लगाने पड़ेंगे, ये कॉस्ट की सूरत में पड़ेगी सिंपली कि आपका रेंट आउट होता है यानी इतनी अच्छी आपको डील मिलती है या नहीं, थिंग लाइक काफी ज्यादा आपके अनसर्टेनिटीज आ जाएंगी। लेकिन ये क्या है कि 10 साल तक आप कहते हैं सुकून में हर साल हमें स्टेबल 25,000 की इनकम आती रहती है। तो इसमें यही चीज यहाँ पे भी बताई गई है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अनइवनली यानी ओवर लॉन्ग टर्म गेन्स वर्सेस शॉर्ट टर्म पे। लॉन्ग टर्म गेन्स है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा नुकसान है 2-3 सालों में, जो कि पेरेंट है कि आपकी एक जगह से 50,000 रेवेन्यू आ रहा है, दूसरी जगह से 25,000 आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में तब की अगर आप बात करें, शॉर्ट टर्म में आप क्या कहेंगे, नहीं बाकी दैट इज अ मेजर, क्योंकि हमें रेवेन्यू चाहिए, बेहतर है 3 साल के बाद हम देखेंगे। जहाँ तक कॉर्पोरेट की बात होती है तो कॉर्पोरेट में मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जितनी जल्दी हम पैसा रिकवर करें, लेकिन हम इसमें क्या है पब्लिक सेक्टर में मोस्ट ऑफ टाइम हम प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म को कि फ्यूचर में क्या फायदा होगा, कब पैसा कितना मिल रहा है। टेक्नोलॉजी फोकस में ऑब्वियसली दैट वुड बी डिफरेंट सिनेरियो, अगर आपने टेक्नोलॉजी में पे फोकस किया तो आप प्रेफर करेंगे यही। अगर आप यही सिनेरियो जो है मैं कहता हूँ कि ये आईटी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड था तो उसमें आप हमेशा बेशक लॉन्ग टर्म में आप कहते हैं 10 साल, लेकिन आप प्रेफर क्या करेंगे पैसा जल्दी है, क्योंकि ये ऑब्सोलीट हो जाती बहुत जल्दी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वही सिंपल सा प्रिंसिपल जो हमने पहले भी वो पढ़ा हुआ है, डिटेल में भी गए हुए हैं उसकी, कि आज अगर आपके पास क्या है कि 10 रुपए है तो कल वो अगले साल उसकी वैल्यू 10 रुपए नहीं होगी, सिंपली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से वो रोट होती रहेगी। इसमें देखें
इसमें देखें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर फैक्टर इन विच दे पे अप फ्रंट एंड गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट। इसमें बहुत ये जो मेजर इशू आ जाता है वो क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर फैक्टर में क्या होगा, विल फैक्टर इन कॉस्ट ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ मनी या कॉस्ट ऑफ मनी का क्या है कि अप फ्रंट अगर पेमेंट करते हैं, अप फ्रंट यानी शुरू में आप पेमेंट करते हैं तो आगे जाके उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर में जाके बढ़ेगी कम होगी, थिंग्स रहेगा। डेफर्ड बेनिफिट्स आर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रेजेंट वैल्यू के फ्यूचर में उनके बेनिफिट क्या होंगे। वही बात आती कि हर साल अगर आपको 10-25 हज़ार मिल रहे, जो लास्ट एग्जांपल हमने ली थी 3 इयर्स, ये मैं कह देता हूँ सिनेरियो ए में 1 2 3 50,000 और 50,000। लेकिन क्या है कि अगर डिस्काउंट रेट मैं कहता हूँ 10% है तो ये क्या होगा, सेकेंड ईयर में दे आर इट्स नॉट गोइंग टू बी 50,000, हमने इसे 10% डिस्काउंट कर देना है और इसे भी हमने 10% डिस्काउंट कर, और इसी तरह ईयर 1 to 10 पे अगर आप चले जाते हैं तो ये क्या होगा, हर साल आपने 10% उसे डिस्काउंट करना है, तो एंड में क्या होगा, आपको वैल्यू की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। यस, सेम कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल, फार्मूलाज वगैरह है, जस्ट फॉर सेक के रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए दैट इज रियली गुड, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे इस वजह से। इसमें देखें कॉमन यूनिट ऑफ मेजर, कॉमन यूनिट ऑफ मेजर की हमने बात की है कि क्या होगा, दैट इज ईयर 0 को हम लेते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। क्या है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने प्रीवियसली भी कॉर्पोरेट उस पर भी लेवल पे भी जब हम उसकी डिस्कशन करते तब भी आता था, और अब भी वही चीजें हैं, दे हैव नॉट चेंज। इसमें देखें टाइम वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू की मेजरमेंट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर के आपके कैश फ्लोज वगैरह या वो उनकी क्या वैल्यू होगी, गिवन दैट के डिस्काउंट करना है आपने, एंड देन यू वुड फाइंड दैट आउट के फ्यूचर में अगर आपके इनफ्लोज आ रहे हैं, इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, तो हमेशा क्या होंगे, उनकी वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो वैल्यू कम हो जाएगी। और इसी तरह नेट प्रेजेंट वैल्यू की हम जो बात करते हैं तो उसमें क्या था, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज में से हमने माइनस कर देनी है, और हमारे पास नेट आ जाएगी, पॉजिटिव है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव होगा तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। इसमें देखिए एक दो चीजें कि अगर आपकी गवर्नमेंट या आप पब्लिक सेक्टर में आपको अपफ्रंट फंडिंग मिल जाती कहीं से, तो उसमें क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट इज वन थिंग कि आज आपको पैसा मिल गया जो फ्यूचर में आपने देना है गवर्नमेंट को या किसी डोनर एजेंसी को पे बैक करना है, तो उसमें यू वुड बी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, गिवन दैट कि उसकी फ्यूचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्यूचर में जब आप देंगे तो वो कम होगी। यानी कि आपने 1 मिलियन का बेनिफिट अभी ले लिया है, लेकिन फ्यूचर में 10 सालों में जब आप पेमेंट करेंगे तो उसकी बेनिफिट सेम नहीं रहेगा। इसमें देखें नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो है, इसमें वो ही है, पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, 0 है, अगर एनपीवी 0 है तो दैट इज बिट डिफरेंट कि हम क्या करते थे कॉर्पोरेट पे, वी इग्नोर दीज टू। इसमें 0 वाला जो फैक्टर था कि एनपीवी 0 होती तो हम क्या करते, देयर इज नो पॉइंट हम इन्वेस्टिंग करें, सिंपली बिकॉज हम रिस्क फ्री में कर रहे हैं, तो वहां से हमारे पास रिटर्न आ जाने, क्या देयर इज नो पॉइंट कि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें क्या है, सोशल सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आप क्या कर रहे होते हैं कि एक्सेप्टेबल आप कहेंगे एक्सेप्टेबल है, सिंपली यार जितना हम लगा रहे हैं वो तो वापस आ ही रहा है, या उतना तो हमें रेट ऑफ रिटर्न ये वापस दे रहा है। एंड नेगेटिव का सेम वो है कि हम लोगों ने क्या करना है, वी आर गोना इग्नोर इट।
ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू होनी चाहिए। थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी। और इसमें देखें, एक चीज़ हमने देखनी है, ये स्टेडियम की बात हो रही है, क्योंकि वेंडिंग मशीन्स वगैरह ले रहे हैं स्टेडियम के लिए, तो इसमें क्या है कि क्वीन स्टेडियम इज कंसिडर्ड रीपरचेज ऑफ वेंडिंग मशीन्स विद 5 ईयर लाइफ, 5 साल की लाइफ है। एंड दैट्स वन थिंग। इसमें यू कैन सी के कॉस्ट ऑफ वेंडिंग मशीन 75,000 कॉस्ट है आपकी। रेवेन्यूज आपके पास कितने, 84,375। जो इसके अंदर चीज़ें डालनी है वो उसकी 50,000 कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद आप क्या करें कि दैट इज योर कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन यू गेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, 5 साल की, तो हमने कहा ये 14,000 हमने स्ट्रेट लाइन पे इसकी ले ली। इसमें भी देखें गवर्नमेंट क्या हो रही है, देयर चार्जिंग टैक्सेस, टैक्स चार्ज हो रहा है। एंड देन यू गेट आफ्टर टैक्स, आपके पास आफ्टर टैक्स इनकम भी आ गई है। इसमें देखें इन दिस स्लाइड यू कैन सी कि अगर 15% डिस्काउंट रेट हो तो क्या होगा, दैट इज वन थिंग। नाउ अगर आप अब इसे देखते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के एनालिसिस आप कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड देन एनुअल इनफ्लोज है ईयर 1 to 5, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का आप देख रहे हैं फ्यूचर में इसका क्या हो रहा है, या एनुअल इनफ्लोज को अब आपने डिस्काउंट किया। देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू की जहां तक बात है, तो अभी डिस्काउंटिंग के बाद भी हमने क्या कहा है कि दैट इज, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। देखें रिस्क असेसमेंट की अगर आप बात करते हैं कैपिटल स्पेंडिंग में, इसमें बार बार हम एक चीज को रिपीट कर रहे हैं और करते भी रहेंगे थ्रू आउट दिस डिस्कशन, दैट इज क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क, या क्वांटिफाई हमने करना है। सिंपली उसका क्या है कि ऑब्जेक्टिव हम पैसे की सूरत में ही क्वांटिफाई करेंगे। और बाकी ये होता है कि जो आपकी प्राइवेट सेक्टर कह लें उसे, उसके अंदर एक जो मेजर इशू ये प्रॉब्लम ये होती है कि हमने हमारा मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसलिए हम दूसरे जो स्ट्रेटेजिक या दूसरे डिसीजन या क्राइटेरिया को या कंसिडरेशन को ज़रूर सोचते हैं, उस पर गौर करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर प्रॉफिटेबल वेंचर्स हो तो मोस्ट ऑफ टाइम कंपनी माइक से या वो थोड़ा सा उसे रिलैक्स भी अपने क्राइटेरियन को कर देंगी, जो उसे थोड़ा सा फॉरगो भी कर देंगी। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये वही बातें हैं कि यार प्रोवाइड लेवल एनालिटिकल प्लेइंग फील्ड है, यानी एनालिसिस वगैरह के लिए आपको इजी हो जाता है। दी अदर थिंग, लेकिन रिस्क क्या है, जहां तक रिस्क की बात आती है तो क्या कि आपके प्रोजेक्ट के गोल्स मीट नहीं होंगे। इन दिस केस जो आपने सोशल उसका मैक्सिमाइज करने का कहा था वो पूरा नहीं होगा। कॉस्ट, टाइमिंग, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, इंटेंट वगैरह आपकी जो है कि आपने पॉलिसी बनाई, फॉर एग्जांपल तालीमी इदारा की खोलने, आपकी पॉलिसी क्या है कि आपने पॉलिसी गवर्नमेंट ने ये बनाई थी कि हर बंदा क्या होगा, ख्वांदा होगा या हर एक को तालीम दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि किसी वजूहत की वजह से वो आपकी पॉलिसी पूरी नहीं हो सकी, या आपकी 100% जो आपकी पॉलिसी इंटेंट थी कि हम क्या करेंगे, हर एक को पढ़ा लिखा करेंगे या इलिटरेसी का खात्मा करेंगे, वो पूरी नहीं हुई। ये किस वजह से हो सकता है, मेथडोलॉजी के फेलियर्स भी हो सकता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, पोटेंशियल ओवररन, कि आपने कॉस्ट एस्टिमेट की थी कि तालीम पे या स्कूल बनाने पे, किताबें वगैरह प्रोवाइड करने पे हमारी 100 मिलियन पर एनम का होता है, ओवररन होगी कि आपको पता लगा कि कॉस्ट एस्टिमेट ही सही नहीं की थी, अब तो वो 150 मिलियन उसका वो होगा, या आपको एस्टिमेट कॉस्ट होगी। इसमें क्या होगा, 50 मिलियन का, क्योंकि आपके पास शॉर्टफॉल होगा, कोई और सोर्स नहीं होगा,
तो उससे क्या होगा, आपने 100% का टारगेट जो रखा था वो अचीव नहीं होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई इश्यू हो, प्रॉपर्ली मैनेज ना किया गया हो, इसमें देखें इवन टेक्नोलॉजी चूजन, क्या टेक्नोलॉजी है, इसमें एक वो दी गई है फ्रेज है, अ ब्रिज टू फार अ सबमरीन टू ओर। कोई फायदा नहीं है कि एक पुल अगर आपसे बहुत ही दूर हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ से लोग क्रॉस ही ना करते, उस पुल का भी कोई फायदा नहीं। और एक आपने अबदोज लिए जो बहुत ही पुरानी है। तो ये दोनों क्या हो कि दे आर एक्चुअली, ये एक किस्म की मुहावरा है, ब्रिज टू फार सबमरीन टू ओर, कि यार अगर आपने पुल बहुत दूर बनाया, ऐसी जगह बनाया जहाँ पे एक्सेस ही नहीं है लोगों की, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, पैसा वेस्ट होगा। सबमरीन या अबदोज अगर आपने बहुत ही पुरानी ली हुई है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, सिंपली बिकॉज वो आउटडेट हो जाएगी। की एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? ऑलवेज इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी, सेम, लेट मी पुट इट दिस वे, सेम एज प्रीवियस उसके ये देखें। थ्रेट फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक रिस्क है, या स्टैंडर्ड डेविएशन में कह देता हूँ जो रिस्क को रिप्रेजेंट कर रही है SD सिग्मा, वो है 30% ऑफ प्रोजेक्ट की। तो इसका क्या मतलब है कि इफ यू हिट इट ऑफ, आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 100 है, तो अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन 30% है, तो इसका क्या है, 30% रिस्क है किस चीज का, कि अगर आपका 30% मार्केट डाउन हो जाती है, डाउन में या नेगेटिव होता है, तो यू लूज, आपको रिटर्न कितने होंगे, 70 होंगे, और यही अगर अप हो जाती है तो ये कितना होगा, 130 हो जाएंगे। रिस्क टॉलरेंस कितनी है, रिस्क एपिटाइट कितना है, वेरी विद टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई, इफ यू टॉक अबाउट इट, लेट्स से कि पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो CDA की अगर आप बात करते हैं, तो क्योंकि इसके पास फंड्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल होते हैं एज कम्पेयर टू, मैं कह देता हूँ कि कोई और ले लेते हैं कि छोटा सा शहर है, लेट्स से कि सिटी XDA कर लेते, शहर के नाम नहीं लेते, ये कोई शहर सिटी X है, उसकी अथॉरिटी, इसके फंडिंग जो है, इसके पास जो CDA के पास मैं कहते हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद में, जो इसके पास 1000 मिलियन के फंड अवेलेबल रहते हैं, या उनके पास, इस बचाए ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ 100 मिलियन के। तो इसमें क्या होगा कि ये रिस्क टॉलरेंस इसकी ज़्यादा होगी CDA की एज कम्पेयर टू XDA, सिंपली बिकॉज उसकी रिस्क कैपेसिटी वगैरह इतनी नहीं है, फंडिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होगी। तो ये भी क्या है, दैट इज सेम जो हमने बात की थी कॉर्पोरेट पे या प्राइवेट सेक्टर में भी यही होता है कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन कम रिस्क लेती हैं सिंपली बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू, एंड वाइस वर्सा। If the nature of risk is known or capable of projection, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला मैंने बात की थी कि SD, ये आपको पता है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं कि यू आर एक्चुअली, आप क्या मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, या इट बिकम्स ईजी फॉर, इसमें जो मैंने कहा 30% स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका क्या मतलब है, हालात डाउन होते हैं तो आपका 30% रेवेन्यूज कम हो जाएंगे क्योंकि रेवेन्यूज 100 अज्यूम किए हुए, और अगर हालात अच्छे होते हैं तो एट द सेम टाइम 30% रेवेन्यू अप होंगे, आपको 130 मिल जाएगा रिटर्न। तो दैट इज वन थिंग कि अगर आपके पास इस तरह की स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे क्वान्टिफाई भी कर सकते हैं, और इसका क्या कर सकते हैं, ईजी कैलकुलेट कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में इसे। पब्लिक सेक्टर कॉन्टेक्स्ट में अब हम बात करेंगे, सोशल सेक्टर उसमें वो बात करेंगे। इसमें जो होता है रिस्क देखें, दे आर क्वाइट डिफरेंट। चेंजिंग लैंडस्केप चेंज से क्या मुराद है, इट्स नॉट गोइंग टू बी कि आपके, इससे एक्चुअली मुराद ये है कि आपके जो कंडीशंस है,
such as social, cultural, economic, देखिए गवर्नमेंट का क्या इशू होता है कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है इनका मेजर प्रॉब्लम क्या होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशन अगर डाउन होती है, एक कंपनी है उसकी अगर सेल्स वगैरह डाउन होगी तो क्या कर सकती है, कॉस्ट कट कर सकती है, क्वालिटी को कट कर देगी सिंपली सर्वाइवल के लिए। गवर्नमेंट का क्या प्रॉब्लम होता है कि लेट्स से कि अगर हालात खराब होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाती है, मैं इसे ईसी कर देता हूँ, तो उसमें क्या होगा, लोगों के क्योंकि लोग और ज्यादा गरीब हो जाएंगे, हालात बुरे होंगे, तो इसका क्या होगा, इसकी सॉर्ट ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि इसे सब्सिडीज ज्यादा देनी पड़ेगी और दूसरी चीजें जो है इन्हें ज्यादा वो करनी पड़ेंगी सिंपली क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पब्लिक को फैसिलिटेट करना। तो इस वजह से चेंजिंग लैंडस्केप से मुराद है कि हालात और वाकयात बहुत तेजी से चेंज होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा बहुत बड़ा रिस्क होगा। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इसमें क्या है कि इसका एक जो होता है कि कई चीजें जो हमने पहले बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसी हिडन कॉस्ट को आप क्या करें, इस तरह की हिडन कॉस्ट को या कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसे इस तरह आप हाइड करते हैं कि पब्लिक की और पॉलिटिकल और पब्लिक की दोनों की अटेंशन वो ग्रैब ना करे ताकि आपका प्रोजेक्ट को जेपरेडी में ना पड़ जाए या प्रोजेक्ट खत्म होने के चांसेस ना हो या आपका खतरा ना हो। लेकिन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी की अगर आप बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको हर चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है और समटाइम्स इट कैन बी अ प्रॉब्लम कि शॉर्ट टर्म में दैट माइट नॉट बी बेनिफिशियल लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल हो। लेकिन वो इंक्रीज अगर आप कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी या हर चीज आप बताते हैं, पब्लिक को डिस्क्लोज करते हैं, तो समटाइम ओपिनियन भी उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जैसे आपका है कि इससे क्या इशू होते हैं कि एफिशिएंसी वगैरह जो है पब्लिक और दूसरे लोग भी क्या है कि एटीट्यूड आपका चेंज हो जाता है तो आप एफिशिएंसी वगैरह बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे। ग्रेटर सिटीजन एक्सपेक्टेशन, ये अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है विद पैसेज ऑफ टाइम, माशरे जब क्या होते हैं कि इवॉल्व होते हैं, शऊर बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि लोग एक्सपेक्टेशंस भी काफी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। उसकी एग्जांपल लोग अगर हो कि न्यू गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में अब फॉर्म होगी, दैट इज 2013 में, सेकेंड हाफ में तकरीबन जो 2013 में गवर्नमेंट फॉर्म होगी, तो उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है सिंपली बिकॉज क्योंकि इलेक्शन वगैरह थे, फ्रेश होगा, लोगों के ध्यान में होगा जो उन्होंने वादे किए हैं वो किस तरह पूरे करेंगे थिंग और ये चीजें। स्ट्रॉन्गर इंस्पेक्शन सर्विसेज की तो थोड़ा सा इशू आ जाता है कि आप लो लेवल की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते और आपकी कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। मोर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि अब पहले क्या होता था कि इतने परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं होते, लेकिन अब क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के साथ साथ वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइंस है जिसमें कई सोशल सेक्टर के लिए इंडिकेटर हैं, स्केल्स हैं रेटिंग के लिए, पब्लिक की जिसमें ओपिनियन ली जाती है, तो इस वजह से काफी ज्यादा वो रिस्क होता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, किस रेट पे या क्या स्केल, किस तरह से आपको स्केल किया गया सर्विसेज को, वो बड़ा इशू हो जाता है कि पब्लिक सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, स्कोर आपका अच्छा नहीं आता, तो क्या होगा, प्रोजेक्ट की फंडिंग डाइवर्ट की जा सकती है, उसे कर्टेल किया जा सकता है या इवन खत्म भी किया जा सकता है। मोर चॉइसेस की अगर आप बात करें तो काफी ज्यादा चॉइसेस होती है, जैसे कि रादर दैन कि पब्लिक से वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन से बेहतर है कि आप प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेटाइज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा सकते हैं, कोई और फर्दर चॉइसेस भी होते हैं। इसमें एक जो है रेपुटेशन का दिया गया, रेपुटेशन देखिए जो पाकिस्तान की अगर आप बात करें उसमें देखिए रेपुटेशन का क्या रोल होता है, उसका रोल अगर आपने जाना है, सम पीपल स्टिल से कि यार रेपुटेशन का कोई वो नहीं होता, उसका क्या होता है, यू हैव टू कीप इन माइंड के जो भी पब्लिक सेक्टर में होता है, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट हो यानी तहसील, जिला, इस तरह की, डिस्ट्रिक्ट या लेट से प्रोविंशियल कह देता हूँ,
या नेशनल। अगर उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है कि यार ये तो कोई काम एफिशिएंसी से नहीं करते, करप्शन होती है, इनका वो ही नहीं है, होल्ड नहीं है, थिंक लाइक दिस, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम यू वुड नॉट बी इलेक्टेड, या आप लोगों की रेपुटेशन खराब रहेगी, पब्लिक आउट कराया होगा। ये काफ़ी चीज़ें होती है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अदर रिस्क अगर आपने देखने हैं तो ये वो रिस्क हैं जो जनरली होंगे, जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे व्हेनेवर यू आर प्लानिंग या बजटिंग कर रहे हो फॉर पब्लिक सेक्टर या सोशल सेक्टर एंटरप्राइज। उसके लिए है पॉलिसी रिस्क है। पॉलिसी रिस्क क्या है? पॉलिसी चेंज हो जाए आपकी, कैसे चेंज हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपकी पहले थी, आप कहते हैं कि आपकी, मैं कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप चले जाते हैं। जो नई गवर्नमेंट आती है 2001 से, वही एग्जांपल है तो करंट उसकी, ये क्या कहती है, हमारा फोकस प्राइवेटाइजेशन होगा, फोकस है। तो क्या करेंगे, पब्लिक सेक्टर की से बेहतर वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो हो सकता है वो इतनी फंडिंग वगैरह ना हो, उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए। सिंपली नहीं यार, हमने क्योंकि ये इंटरप्राइज भेजनी है, फॉर एग्जांपल पीआईए, रेलवे और इस तरह की इंटरप्राइज सारी हमने भेज देनी है, प्राइवेटाइज करनी है, तो हमें इस पर खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या वी शुड नॉट बी बॉदर्ड। पब्लिक इंटरेस्ट रिस्क क्या है कि पब्लिक लूज इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं शो करते या आपने वो किया है तो अब पब्लिक तंग आ गई है, तो वो क्या करेगी, नेक्स्ट टाइम आपको इलेक्ट ही नहीं करेगी। दैट वुड बी अ ह्यूज, बहुत बड़ी थ्रेट होती है गवर्नमेंट्स के लिए। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिस्क होगा, हाउ डू यू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, जो है इज इट केपेबल, क्या उसकी कैपेसिटी है, एम्प्लॉयज ट्रेन है, एम्प्लॉयज की अगर आप बात करें, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहने को आप, ये सारी जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि लेट से कि मैं कहता हूँ कि एक FWO फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हुए कहते हैं कि आप रोड्स वगैरह बनाइए, वो करें, तो क्या उनकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मोटरवे का उन्हें कहते हैं तो दे माइट भी काफ़ी चांसेस है कि बेहतर तरीके से बनाए एज कम्पेयर टू एक लोकल गवर्नमेंट को कह देते हैं जी आपने 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की मोटरवे बनानी और नहीं हो, क्यों, वो दे माइट नॉट बी एबल टू डू इट सिंपली बिकॉज उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी, उनके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग नहीं होगी, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, या स्ट्रक्चर ही नहीं होगा इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए। प्रोजेक्ट रिस्क है वंस अगेन सेम होता है कि हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट रिस्क होगा। डिफरेंट रिस्क है प्रोजेक्ट का, कई प्रोजेक्ट बहुत रिस्की होंगे। रेफर बैक टू द गोल्ड माइन, प्रीवियस उसमें भी हमने बात की थी कि गोल्ड माइन का क्या, गोल्ड माइन पे क्या रिस्क एसोसिएट होंगे, और आपकी एक जो आपकी लेट्स से लोकल रोड नेटवर्क है उस पर क्या रिस्क एसोसिएटेड होंगे। तो हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट होगा, डिपेंड करेगा नेचर पे ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, और बाकी हालात किस तरह चल रहे हैं। ये आपको दिया गया। दैट इज द मेजर इशू। ये जो आपको येलो में दिया गया है, इफ यू रीड थ्रू इट, इसमें एक जो पॉइंट जो बताना चाह रहा है कि कहने का मकसद इनका क्या है, इस पैराग्राफ का समराइज करें तो क्या है कि बेशक ऑल ऑफ दीज जो हमने कहा था कि पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट होते थे, ये नहीं होता आंखें बंद करके कर दीजिए, उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सारे एनालिसिस सब कुछ बहुत डिटेल में होता है, लेकिन इशू किधर आ जाता है, द मेजर इशू इज कि गवर्नमेंट्स वगैरह क्या करती है, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह की वजह से वो इन चीज़ों को, डिसीजन मेकर जो होते हैं उनके पास दे आर रियली पावरफुल एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट लेवल के। उसमें अगर आप बात करेंगे तो बोर्ड होगा या वो डिसाइड करे। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर काफ़ी वेग होता है, ये इतना डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होता। तो क्या होगा, पॉलिटिकल बेनिफिट्स और आइडियोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर, I don't want to sound rude or
थोड़ा सा रेसिस्ट नहीं वो करना है। फॉर एग्जांपल पंजाब की गवर्नमेंट है, आप कहते हैं बेनिफिट क्या है कि आपने फंडिंग है 10,000 मिलियन की, आप कहते हैं कि हम ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है हम पंजाब में लगाते हैं, उससे हमें क्या है कि हमारा एक तो ये होगा कि हम पंजाब की गवर्नमेंट है, पंजाब वालों को या अपने लोकल बंदों को फैसिलिटेट करें। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि फ्यूचर में हमें वोट वगैरह मिलेंगे। दूसरा यार लोगों ने हमें वोट दी, दे एक्सपेक्ट समथिंग। एट द सेम टाइम ये जो है फंडिंग, ये एक मोर फिजिबल प्रोजेक्ट हो सकता था सिंध में, आप उधर भी लगा सकते थे, वो ज्यादा बेहतर होता है, उसका बेनिफिट क्या है। लेकिन आप इस वजह से यार अगर यही फंड हमने सिंध लगाया या अपने इलाके से बाहर दिया तो नेक्स्ट टाइम इलाके वाले क्या कहेंगे, दे वुड नॉट बी हैप्पी, हम रीइलेक्ट नहीं होंगे। इस तरह की कई चीजें होती है। सोशल कंसिडरेशन जो है ये इस तरह की लोकल इम्पेरेटिव्स होंगे, आइडियोलॉजी के इशू आ जाएंगे, आइडियोलॉजिकल इश्यूज है, पॉलिटिक्स या प्रेशर वगैरह की वजह से क्या होगा कि डिसीजन मेकर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और ये पाकिस्तान की अगर आप बात करें, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। खुद ही सोचिए, कनाडा की एग्जांपल मैंने आपको शुरू में कहा था कि उधर से की मैंने दी थी कि ये डेवलप कंट्रीज में अगर हो सकता है तो इफ़ यू थिंक अबाउट इट, पाकिस्तान में भी सबसे मेजर इशू ही ये है। और इसका प्रॉब्लम क्या होता है लॉन्ग टर्म में, इसका बेनिफिट एक्चुअली इस इलाके में अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं छोटे से कस्बे में, बिकॉज समवन बिलोंग्स टू दैट, कोई मिनिस्टर उधर का है, तो उधर ही अगर वो फंड लगा देते बहुत ज़्यादा तो उसका बेनिफिट थोड़े से लोगों को होगा। लेकिन अगर वो कोई मेजर शहर या उधर लगाया जाता है पैसा तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का ये जो होता है, इंटरप्राइजेस का या आपके इदारों का बजट वगैरह का इशू हमेशा से होता है कि फंडिंग मिस अप्रोप्रिएट होती है, मिस यूज हो रही होती है। अदर रिस्क में अगर फर्दर आप देखते हैं तो एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, फंडर्स, को फंडर्स, थिंग्स लाइक दिस, कि क्या ये प्रोजेक्ट लेने के लिए कोई फर्म है तैयार, उनकी कैपेसिटी है, एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं आपके पास, क्या वो जानते हैं ये जो भी बात कर रहे हैं, और फंडर्स हैं, फंडिंग आपको मिल रही है, को फंडर यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के से। जनरल फाइनेंसिंग इश्यूज क्या है कि फाइनेंसिंग इश्यूज के फॉर एग्जांपल आप लो इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर 20% पे आपने ये 10% पे इशू कर दी, हाउ आर यू ऑन प्रिंसिपल कब वापस करेंगे, किस तरह करेंगे, उसके इंटरेस्ट वगैरह को कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे या इंटरेस्ट को कैसे पे ऑफ करेंगे। पुअर फिट टू ऑपरेशन रिस्क, ये नीचे लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हाट इज दिस सिंड्रोम? चिकन लिटिल सिंड्रोम से मुराद ये कि आप पैनिक कर जाते हैं, आप लॉन्ग बिग पिक्चर को नहीं देखेंगे, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेंगे, इरैशनल डिसीजन वगैरह लेना शुरू कर देते। हाउ डू यू मेजर इट? रिस्क को कैसे मेजर करेंगे? प्रोबेबिलिटी, इंटेंसिटी, प्रोबेबिलिटीज के थ्रू, जो हमने पहले भी जिक्र किया था, सेम है जो कि हमने कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। और एक चीज आपने देखनी है, इसमें क्या होता है कि क्योंकि आपके रिस्क एक जैसे नहीं होते, इसलिए आपने प्रायोरिटाइज करना होता है किस रिस्क को कितनी अटेंशन दी जाए या किस तरह हैंडल किया जाना है। उसके लिए क्या होता है, वी टिपिकल एक रिस्क मैप सा ले लेते हैं हम, उसमें हम क्या करेंगे, यू गेट, इसमें देखें प्रोबेबिलिटी आपको दी है, लाइक्लीहुड है, और इसका क्या इम्पैक्ट है। यू गॉट प्रोबेबिलिटी ओवर हियर, और इसमें ये देखें यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अगर लो है और इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है, हाउ यू कैन मैनेज दैट, मॉडरेट है। लेट्स से कि एक प्रोबेबिलिटी जो है आपकी, इम्पैक्ट भी माइनर है, प्रोबेबिलिटी भी लो है, तो आपने यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसमें मैं कह देता हूँ मॉडरेट, और आपका रिस्क भी मॉडरेट है, इम्पैक्ट भी। देन हाउ, इस तरह दैट इज वन थिंग कि हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दीज, या इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसमें देखें अगर ये तीन रिस्क है, मैं कहता हूँ ए,
बी एंड सी, इसमें प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी ए। उसकी वजह क्या है कि इसमें आपका इम्पैक्ट भी क्या है कि हाई है और आपकी लाइक्लीहुड भी बहुत हाई है। इसे देखें, दैट इज मेरी कि अगर ये होगा दैट मीन्स कि आपका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा प्रोजेक्ट पे या जो भी आप काम करें, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है। तो हम इसे हाउ डू यू डील विद इट, आप इसे कैसे डील करेंगे? टिपिकल रिस्क मैप की अगर आप बात करें, दैट्स हाउ यू लुक एट इट। इसमें देखें, दैट इज हाउ ये इसमें अगर आपको मैप मिलेगा। देखें एग्जांपल अगर हम लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट की मॉडल डिसीजन मेकिंग के लिए फॉर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या सोशल के लिए, तो हम क्या करेंगे? इसमें देखें, ये वही बात है कि हमने क्या कहा था यहाँ पे, इफ वी रेफर बैक टू दिस, देखें लो, मॉडरेट और हाई है। सो वी कैन से, लेट मी पुट इट ओवर हियर, दैट इज लो, मॉडरेट एंड हाई। और इसमें हमने क्या कहा था? हाई, मॉडरेट एंड हियर वी हैड लो। ये मैट्रिक्स से सेम यहाँ हमने वो बना दिया। इसमें देखें कंसिडरेबल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, तो इसमें क्या है कि दैट इज रिस्क क्या है। इफ यू टॉक अबाउट इट, इम्पैक्ट की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन इसका क्या है कि रिस्क की अगर बात करें तो दैट इज बड़ा लो सा रिस्क है, क्योंकि आपके पास क्या होगी कि यू वुड हैव इट, कि आपके पास कोई ना कोई वो मैनेजमेंट वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल होगी। तो वर्थ रिस्क में भी वर्थ एक्सेप्टिंग विद मॉनिटरिंग, यानी कि इन दिस केस आप क्या कर सकते हैं, अगर ये आपका इशू है तो आप क्या करेंगे कि आप रिस्क को ले लेंगे मॉनिटरिंग वगैरह, यानी कि आप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट या बहुत कोई क्रूशल वो है तो आप मॉनिटर करने के साथ साथ आप उसे वो कर लेंगे कि अगर आपका ये रिस्क है, फॉर एग्जांपल अगर उसका इम्पैक्ट भी हाई है लेकिन क्योंकि रिस्क लो है, तो आपने क्या कंसिडर मैनेजमेंट हमें रिक्वायर होगी, लेकिन इन दिस केस आप क्या करेंगे? मॉनिटरिंग ज़्यादा कर देंगे और क्या एक्सेप्ट रिस्क एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उसका इम्पैक्ट भी लो है और आपका क्या है कि रिस्क की वैसे भी लो है, लेट से 10% चांस है और उसका इम्पैक्ट भी जो है वो लेट से 10% है कि कोई भी लेट सपोज के कोई रिस्क है, तो एंड यू वुड हैव द सेम। इसमें देखें थोड़ा सा जो हम ये देख रहे हैं, इसमें देखें थोड़ा थोड़ा विद पैसे हर एक का डिफरेंट हमने वो लिया हुआ है कि डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन लिया है, डिसीजन क्या होंगे वो डिफरेंट हो रहे हैं और हर एक को हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि उसका रिस्क क्या है, कि क्या चांसेस है ये काम हो जाएगा, ये इस तरह होगा काम, और लास्ट में क्या है कि लेट से हाई है और उसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं। अब इफ मूव फॉरवर्ड, प्रोसेस किस तरह होगा? वंस अगेन दैट इज सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर होगा जो कि हम कॉर्पोरेट में भी वो किया था, डिस्कस किया था। आपने स्कैन करना है, इसमें देखें स्कैनिंग आपने की, दैन आपने क्या किया? रिस्क असेसमेंट टीम वगैरह बनाई, लिंकेजेस बनाए और आपने क्या किया? टीम ने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने क्या, व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या कुछ है, क्या हमारे इसके क्या चांसेस है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव को कितना मुतासिर कर सकता है और हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और जो कंट्रोल के हमने निज़ाम बनाए क्या वो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं या नहीं, इम्प्लीमेंट हुए हैं तो लोगों को अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि व्हेन यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर में जो होते हैं दे गेट अपडेटेड, चेंज होंगे, अप टू डेट होते रहेंगे। समवन क्राइटेरिया डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, वो बंदे या वो चीज़ें ड्रॉप हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एवोल्यूशन काफ़ी स्लो होती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हमको आ सकती है। क्या कुछ है, क्या चीज़ें हैं कि हम कहते हैं कि ये व्हाट कैन गो रॉन्ग,
क्या है, इसके अलावा और क्या चीज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और क्या हम जो मौजूदा सिस्टम है इसे इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। आइडेंटिफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे अपनी ऑप्शंस के, करेक्टिव एक्शन लेंगे, प्लान डेवलप करेंगे कि लाइक्लीहुड के इसे हमने किस तरह वो करना है, और फिर क्या करना है, आउटकम हम इवेल्युएट करेंगे आउटकम्स को। उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस में हम चले जाएंगे इसमें। उसके बाद हमने ये देखना है कि अब आउटकम्स हमारी क्या होंगे, अगर हम वो करते हैं तो फर्दर इसके रिस्क किस तरह डाउन होंगे या हमने क्या इम्प्रूवमेंट की है। इसमें देखें, एक सिस्टम एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एग्जांपल ली है कि हम क्या रिस्क होंगे। कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस, इसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्या है, एक्विजिशन स्ट्रेटजी है, पैकेज डेवलपमेंट, मिशन इंटीग्रेशन, ऑपरेटिंग सपोर्ट। इसमें सस्टेन्ड ऑपरेशन आ जाते हैं, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सो ऑन। इसमें देखें कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या करना है आपने, सिस्टम प्री सिस्टम एक्विजिशन के आपने कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या होगी, या सिस्टम परचेज करने से पहले या उससे डेवलप करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम आपने डेवलप कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह उसकी वो की है। इसके बाद आपने क्या किया है, प्रोडक्शन की है, डिप्लॉयमेंट की है, और इसकी ऑपरेशनल सपोर्ट है। इसमें देखिए वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट समथिंग, मैं कह देता हूँ कि ये आपका आईटी का सिस्टम हो सकता है, दैट कुड बी। उसके अलावा क्या हो सकता है, लेट्स से टैक्स कलेक्शन की अगर आप बात करते हैं। इसमें देखिए प्री सिस्टम एक्विजिशन, क्या आपने ये जैसे आपका प्रॉल वगैरह या इस तरह के इदारों में सॉफ्टवेयर चल रहे, दे आर रियली हैवी ड्यूटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, दे आर नॉट लेम एज मोस्ट ऑफ द टाइम। हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है कि यार उधर तो कुछ होता ही नहीं है, हर चीज़ मैनुअल है, लेकिन दे आर रियली सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा उनका होता है। और ये हमने पहले भी बात की, कैपिटल एसेट्स पे जब स्पेंडिंग करते हैं तो दे हैव टू जस्टिफाई। उसके लिए अब एक सिस्टम वगैरह एक्वायर कर रहे हैं तो आपने देखना कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या है कि हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, हमें क्या बेनिफिट देगा। उसके बाद आपने क्या किया, सिस्टम डेवलपमेंट की, डेवलप किया करवाया, सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट किया। इसमें आपने क्या इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चर, डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने दी। उसके बाद प्रोडक्शन करवाई कि डेमो वर्जन्स चले या सही या नहीं चले, प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, प्रोडक्शन की, डिप्लॉय किया उसे। और उसके बाद आपने देखना है ये कंटिन्यूस है क्योंकि ऑपरेशन एंड सपोर्ट का क्या वो है। अब इवन इन पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वी हैव मूव्ड ऑन। आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, रादर देन एक डिपार्टमेंट यानी कि एक कोई इदारे के अंदर एक डिपार्टमेंट आईटी का, तो उसे क्या करेंगे, रादर देन कि यार हम मेंटेन करने से अच्छा, इतने लोगों को पेरोल में रखने से अच्छा कि हम ये सिस्टम की क्या करें, इसे आउटसोर्स ही कर दें। देखिए एक्विजिशन, ये रिस्क किसका, एक्विजिशन से है कि एक्विजिशन रिस्क मैनेजमेंट के एक्विजिशन में या एक्वायर करने में आपका क्या रिस्क होगा, उसे कैसे मैनेज करेंगे, एंड दैट इज ऑपरेशन की। ऑपरेशन से रिलेटेड क्या रिस्क है, ऑपरेटिंग सपोर्ट है, प्रोडक्शन, ये ऑपरेशन से रिलेटेड हमारे क्या रिस्क होंगे और हम उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। जहाँ तक आज के लेक्चर की बात है या ये जो प्रीवियस लेक्चर था टुडे या ये अभी का जो लेक्चर था, इसमें बेसिक वन मेजर ऑब्जेक्टिव या आपका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि यू नीड टू स्टडी, या आप लोग यू कैन इजीली डिफ्रेंशिएट कि पब्लिक सेक्टर उसमें क्या डायनामिक्स होते हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकती है। कैपिटल बाइटिंग की जहाँ तक बात आती है कि ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में या सोशल सेक्टर एंटरप्राइजेज भी सेम टेक्निक्स फॉलो करते हैं, लेकिन वी हैव टू लुक एट रियलिस्टिकली शॉर्ट कमिंग्स क्या थी और उनके क्राइटेरिया देवर बिट डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट थे। इसमें क्या होता है कि स्पेंडिंग वगैरह का देखें तो पब्लिक सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो उनकी स्पेंडिंग हाई होगी, ह्यूज होगी, और कोई इतनी ज़्यादा क्या अगर डिफ्रेंसिएशन यानी कि प्रोडक्ट की अगर आप देखें कि हर प्रोजेक्ट को प्रोडक्ट के तौर पे देखें तो इतना डिफरेंस नहीं होगा। इसके आफ्टर दीज टू सीरीज या इस सीरीज ऑफ लेक्चर के बाद ये होगा कि एटलीस्ट यू गेट अवेयरनेस में आपका इजाफा होगा, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार व्हेनेवर पैसे की जहाँ तक बात आती है, पब्लिक सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स नॉट टू अर्न प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। इस वजह से कई चीज़ें जो है यहाँ पे क्राइटेरिया हम रिलैक्स कर देते हैं और कई क्राइटेरिया हमने क्या कर देते हैं कि हम उन्हें
क्या कहते हैं स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी होगी, इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई खास इसका वो नहीं होता कि पब्लिक उससे सेटिस्फाई है या पब्लिक उसे रिडिक्यूल करती है। एज लॉन्ग एज देयर पब्लिक आपके प्रोडक्ट बाय करी, यू वुड बी हैप्पी विद दैट, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक को खुश करना नहीं होगा। सो दीज वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स हम प्रीवियस उसको आगे लेके जाएंगे, या हम जो फोकस हम दोबारा फोकस अपना कॉर्पोरेट साइड पे करेंगे या प्राइवेट सेक्टर पे करेंगे। उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स वगैरह का इवैल्यूएशन भी देखेंगे। उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल ऑप्शंस देखेंगे, क्या क्या ऑप्शंस होंगी। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।